स्पेसिफिकली बैंक्स की अगर आप कोई रेंटेड प्रॉपर्टी लेते हो ना, तो 4% में मिलती है। 5% के आसपास पे आपको बैंक की प्रॉपर्टी मिलती है। 4 से कभी 5 भी आप देखोगे कि वो 6% या 7% भी आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। एम्प्लॉइज वर्क फ्रॉम होम करने स्टार्ट हो चुके थे। कंपनीज के उस टाइम पे भी जो डिसीजंस थे, जो उन्होंने अपने प्लान्स करने थे, एक्सपेंशंस की या रिलोकेशंस की, तो उस टाइम पे उन्होंने होल्ड कर रहे थे। अब आप एक चीज बताओ, आज की डेट में मतलब 23 में 2023 में भी और 24 में भी, फ्रॉम माय इंफॉर्मेशन दैट आई हैव गैदर्ड, क्योंकि मैं ये भी बिजनेस करता हूँ, कमर्शियल लीजिंग इस समय ऑल टाइम हाई पे। करेक्ट। एंड इट इज बूमिंग। फ्लैक्स ऑपरेटर्स का 26-27% शेयर आज की डेट में। इस पे मैं अभी बाद में आऊंगा। 10 साल में जो गुड़गांव स्काईलाइन, अगर हम बात करते हैं कि पिछले 10 साल में क्या चेंज हुआ, इसका मतलब ये है कि जो हम वर्क फ्रॉम होम वाली बात कर रहे हैं कि ऑफिस इंसान सिर्फ काम करने नहीं जाता है। नो दोस्त, SEZ में सैलून्स एक्चुअली अलाउड नहीं होते थे। अच्छा, सैलून अलाउड नहीं, पर अब तो SEZ हट गया, अब तो लगा। हाँ, सो दैट्स लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ज्यादा मैनेज्ड ऑफिस और कोवर्किंग का है या ट्रेडिशनल ऑफिस? ऑफिस स्पेस मार्केट का फ्यूचर इज एवरग्रीन इंडिया में सो अगर हम टॉकिंग अबाउट द स्पेकुलेशन इज टू क्रॉस अराउंड 70 million square feet office leasing by the end of 70 million square feet. It's a speculation. What is it? Where should they start? कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? As an individually, I will not say it's a money making career. So in terms of, because it's a very long term game. It's a long term. And having said that, it's not a rocket science as well. तो एजुकेशन क्या देखते हैं आजकल? At least a management graduate. वेलकम टू पॉडकास्ट बाय स्पेस क्रिएटर्स। अक्टूबर 2020 में जब कोविड के उससे सब ऑफिसेज बंद हो गए थे और वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया था, तो मुझे किसी पॉडकास्ट में बुलाया गया था और उसमें लाइव 1000 लोग थे। और तब जो वो पॉडकास्ट ले रहे थे, उन्होंने मेरे को बड़े उससे बोला कि ख़त्म हो गया है ऑफिस स्पेस, ख़त्म हो गया रियल एस्टेट, कुछ नहीं होगा। अगर आप वो पॉडकास्ट देखेंगे, उसमें मैंने बड़ा क्लियरली बोला था कि ऑफिस स्पेस ऐसे वापस आएगा और वर्क फ्रॉम होम ख़त्म होते जाएगा, सिर्फ कुछ ही % रह जाएगा। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने मेरी बात मानी थी, मगर मैंने एक ही चीज़ बोली थी कि होम होम होता है या घर घर होता है और ऑफिस ऑफिस होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑफिस लीजिंग या कमर्शियल लीजिंग, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रियल एस्टेट इंडस्ट्री। एंड वी हैव एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट. We have Mr. Parun Kansal, who's an AVP Commercial Leasing with ASF Infrastructure. He has more than 17 years of experience and worked with top developers like DLF as well. Okay, he knows each and every nook and corner of commercial leasing. What are the benefit for an investor? What to look at while leasing? कौन सी बिल्डिंग में कैसे बेनिफिट्स यूज हो सकते हैं, एंड ऑल्सो कि कैसे ये कोवर्किंग और मैनेज स्पेस भी एंट्री कर रहे हैं कमर्शियल लीजिंग में. सो लेट्स हैव अ लुक इनटू कमर्शियल लीजिंग विद मिस्टर पारुन कंसल. वेलकम पारुन. Okay, welcome Parun. Thank you so much for joining us on Podcast by Space Creators. Thanks Vipin, thanks for inviting me for this interactive session. And I saw your couple of podcasts which I found very insightful, honestly. So look forward for this. Thank you. Parun, एक बड़ा पहले पर्सनल क्वेश्चन है. मैं ये जानना चाहूँगा कि ऑब्वियसली जानना चाहेंगे और व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आपकी स्टोरी क्या रही, आप कैसे रियल एस्टेट में आए. मगर उसके साथ में एक कपल्ड क्वेश्चन है, मतलब दो धारी तलवार है, कि ये हरियाणा वालों को रियल एस्टेट से कुछ ज़्यादा लगाव है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री एटलीस्ट इन हमारे रीजन में हरियाणा वाले ही रूल करते हैं. Okay, so I'll answer both of your questions. So I'd done my management in 2004. अच्छा. So through my campus placements, I got selected into consumer electronics trade, and I've been there for 3 years. Onida में थे आप? Onida, higher appliances. So I've been there for 3 years and totally into the sales portfolio. ठीक है. So I was handling Himachal, Haryana territory. So whenever I used to come to Delhi or Gurgaon for my office work, so I always been passionate about the skyscrapers. अच्छा. कि then I realized कि यार ये भी एक इंडस्ट्री है which जहाँ पे जाकर आप अपना करियर परस्यू कर सकते हो. हाँ. So then I found कि DLF that time was looking for a marketing professionals. Okay. And I applied. So fortunately I got selected with DLF. With DLF. This was which year? 2007. 2007. About 17 years back. Correct. So that somehow I enter into real estate.
and then I joined in 2007 in DLF Gateway Towers. हाँ. So from that I entered into commercial leasing portfolio. तो आपने मेरा वो जवाब नहीं दिया. दूसरा आपका टू आंसर योर सेकंड क्वेश्चन, सो बिकॉज आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि मोस्टली जो रियल एस्टेट हब है ना, हाँ. दैट इज बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव. ठीक है. सो आपके जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो गुड़गांव या आसपास नियरिंग टेरिटरीज के हैं. सो दैट्स हाउ सम ऑफ यू फाउंड लॉट ऑफ हरियाणा पर्सन इन दिस रियल एस्टेट इंडस्ट्री. हाँ. सो क्योंकि वो आपका यू नेवर फील सी कि अगर कोई मुंबई में सपोज हीरा नंदानी है या XYZ डेवलपर्स हैं, तो वहाँ पे जाके कोई हरियाणा का कोई आदमी काम करेगा, प्रोफेशनल वहाँ पे काम कर रहा होगा. देयर इज अ रीजन बिकॉज गुड़गांव इज अ हब फॉर रियल एस्टेट. ठीक है. So that's how you know local people get engaged into real estate. तो आपको ये आपने बोला कि स्काई स्क्रैपर्स आपको बहुत अट्रैक्ट करते थे, इसलिए आपने यू अप्लाइड DLF वाज योर दिस थिंग. आई थिंक DLF अगर किसी का स्टार्ट हो जाए एज अ प्रोफेशनल तो एक बेस सेट हो जाती है. Nothing like it. Nothing like it. That's my personal experience. So because it's a very big corporate to work with, and they have a very large scale of their portfolio. In commercial segment. In commercial sector only. Yes, of course they started with the residential portfolio, but Gurgaon has been their hub of commercial real estate segment. And इतना बड़ा पोर्टफोलियो जब आपके पास होता है और आप यू कीप ऑन मीटिंग लॉट ऑफ क्लाइंट्स, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स प्लस न्यू क्लाइंट्स फॉर योर न्यू बिजनेस, सो आपकी लर्निंग ना उस अकॉर्डिंगली धीरे धीरे ना आपकी इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाती है. एंड प्लस वहाँ पे आपका जो प्रोसेस है, एंटायर प्रोसेस फ्रॉम A to Z, जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम योर क्लाइंट इंटरेक्शंस, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स, देन मेकिंग अ प्रपोजल, प्रेजेंटेशंस टू सेंड देम द कोटेशंस, negotiations till the handover of the sites. So it's all, you know, it's a part of the documentation process. Lease agreement starting with the LOI, memorandum of understanding, MOUs जिसको हम बोलते हैं. So that's very, you know, सारे स्टैंडर्डाइज्ड हैं वहाँ पे. सारे स्टैंडर्डाइज्ड हैं एंड बहुत इजी हैं टू अंडरस्टैंड. सो यू बिकम वेरी used to it and become very knowledgeable as well, side by side. Okay. So how many years did you spend with So DLF? I've been with DLF for 6 years. 6 years. Yeah. Okay. And why did you then switch to? So again, 6 years spent with one company over there, and you know, आपको एक आता है कि यार लेट्स मूव आउटसाइड टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स. सो रियल एस्टेट में हमारी बहुत अच्छी चीज़ है कि व्हेन एवर यू स्विच ओवर अ न्यू कंपनी, तो एक आपको नया एक्सपोजर मिलकर आता है, बिकॉज प्रोजेक्ट्स आर डिफरेंट. मार्केट ऑल्सो ऑल्दो इज सेम बट प्रोजेक्ट्स डिफरेंट हैं, डिफरेंट USPs हैं उन प्रोडक्ट्स की, डिफरेंट लोकेशंस हैं, डिफरेंट क्लाइंट्स हैं. सो वो एक आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलना स्टार्ट हो जाता है व्हेन एवर यू स्विच द न्यू कंपनी. और वो ऐड करता है आपके पोर्टफोलियो में फिर. करेक्ट. अच्छा, एक चीज़ बताओ, हम बात कर रहे हैं आज कमर्शियल लीजिंग की या कमर्शियल रियल एस्टेट की, तो कमर्शियल लीजिंग जो है वो रेजिडेंशियल लीजिंग से कैसे फ़र्क है, उसमें क्या डायनेमिक्स में फ़र्क है? वो बिल्कुल डिफरेंट है. कमर्शियल लीजिंग इज योर टोटली योर लॉन्ग टर्म होराइजन. इट्स टोटली योर पेशेंस, यू कैन से पूरा पेशेंस वाला गेम है ये. पेशेंस वाला गेम फॉर लैंडलॉर्ड और पेशेंस वाला गेम फॉर क्लाइंट, बोथ. फॉर टेनेंट ऑल्सो. फॉर टेनेंट एज वेल. टेनेंट के लिए कैसे? रेजिडेंशियल्स में क्या होता है कि एक एंड यूजर है जिसने एक प्रॉपर्टी लेनी है फॉर हिज सेल्फ यूसेज, अपने यूज़ के लिए, तो ही और मे बी हिज स्पाउस इज आर द डिसीजन मेकर्स. रियल एस्टेट कमर्शियल में क्या होता है कि आपके पीछे आप सपोज 100 या मोर देन 100 पीपल आपका लेकर आप अपना डिसीजन ले रहे हो कि मेरी कंपनी ऑलरेडी मेरी सपोज साइबर सिटी में बैठी हुई है, आई एम लुकिंग फॉर टू रिलोकेट माई ऑफिस टू डिफरेंट लोकेशन. सो मुझे अपना ईज नहीं देखना है, मुझे अपना साथ में एम्प्लॉइज का भी देखना है, उनकी कनेक्टिविटी देखनी है, उनका डेली कम्यूटिंग देखनी है कि हाउ दे विल कम्यूट टू द न्यू लोकेशन. सो ये सारे डिसीजंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट लीजिंग के अंदर. सो इट्स अ टोटली द डिफरेंट वर्टिकल ऑल टुगेदर फ्रॉम द रेजिडेंशियल. अच्छा, एक बात बताओ, अगर आप नोटिस करो जितने ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लैंडलॉर्ड हैं, अब कमर्शियल में हम रिटेल को भी ले लेते हैं जो दुकानें होती हैं, हम ये ऑफिस फ्लोर्स को भी ले लेते हैं,
ये पहले कमर्शियल के लैंडलॉर्ड्स बनते हैं या पहले ये काफ़ी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज ले चुके होते हैं और उसके बाद फिर कमर्शियल के लैंडलॉर्ड्स नॉट बनते हैं? नेसेसरीली, कोई कोई वो नहीं है. देर आर कपल ऑफ डेवलपर्स इन दिल्ली एनसीआर हाँ जिनका कोई रेजिडेंशियल पोर्टफोलियो ही नहीं है, पोर्टफोलियो नहीं था, एंड दे स्टार्टेड देयर जर्नी विद जर्नी कमर्शियल. विद द कमर्शियल रियल एस्टेट ओनली. अच्छा, इसमें इसमें कोई वो नहीं है. मैं अच्छा, मगर अगर इसको हम एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से लें, एक तो हो गया डेवलपर साइज पे, डीएलएफ हो गया या एएसएफ हो गया या सब हो गए, ये तो बड़े साइज़ के हो गए. एक आदमी जो 5,000 10,000 फुट खरीदने की कैपेसिटी रखता है, वो सीधा पहले कमर्शियल में घुसता है या पहले रेजिडेंशियल कर रहा होता है फिर बोलता है अब मैं रेंटल इनकम बनाऊं? इसमें क्या डिफरेंस होता है? थिंक ये डिपेंड करता है उस इन्वेस्टर के ऊपर. बेसिकली जो आप 5,000 या 10,000 स्क्वायर फीट के जो लैंड ऑनर की बात कर रहे हो, वो ही इज़ नॉट अ टिपिकल डेवलपर, ही इज़ बेसिकली एन इन्वेस्टर. इन्वेस्टर. सो वो इन्वेस्टर है बेसिकली, तो उसका एक अपना होराइजन देखना है कि मेरे को अपना जो रिटर्न्स हैं तो वो मेरे को कमर्शियल्स में ज़्यादा बेनिफिट होगा या मुझे रेजिडेंशियल में ज़्यादा बेनिफिट होगा. सो अकॉर्डिंगली ही स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू द पर्टिकुलर सेगमेंट की वेदर ट्राई टू गो फॉर अ रेजिडेंशियल और अ कमर्शियल. डेफिनेटली रेजिडेंशियल से ज़्यादा आपको कमर्शियल्स में जो आपकी आरओआई है वो आरओआई बेटर होती है. करेक्ट. आपका स्टैंडर्ड अराउंड 2% के आसपास आपका रेजिडेंशियल्स में आपका आरओआई निकल कर आती है. कमर्शियल्स में इट्स वेरीज फ्रॉम 6 to 7%. 6 to 7%. मगर अगर आप डेवलपर से इससे स्टार्ट हो तो ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं हो जाती? 6-7% से ज़्यादा आरओआई नहीं आती डेवलपर को? सो ये पैरामीटर्स हैं जो, ये बहुत सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है कि आपका डेवलपर कौन है उस बिल्डिंग का जहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, उसकी लोकेशन क्या है, आप वार्म शेल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो या आप रेंटेड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी वार्म शेल क्या होता है? सो वार्म शेल मीन्स कि इट्स टोटली द वार्म एरिया. बेयर. Not a bare. So bare means totally bare. You'll just have a 4 walls. Warm shell means कि the developer will provide you the high side services. High side services means it include your centralized air conditioning, your upward sprinklers. So all this includes in your warm shell. as in into the warm shell. अच्छा, एक चीज़ और बताओ, एक अच्छी लीज जब एक लैंडलॉर्ड ले रहा हो उसको क्या देखना चाहिए? एक अच्छी लीज मतलब एक रीजनेबल लीज क्या होती है, क्या एस्पेक्ट्स देखने होते हैं? So, from the developer point of view, the most important aspect is to understand the client's requirement. Client का portfolio क्या है, basically उसका profile क्या है, उसका background क्या है, वो किस location पे already बैठा हुआ है. And as a leasing professional like us, we need to understand कि why he is looking to relocate. वो सिर्फ चाहे एक्सपेंड कर रहा है या फिर उसकी वो रिलोकेशन की रिक्वायरमेंट है. सो ये सब चीज़ें पैरामीटर्स हम लोगों को वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द क्लाइंट्स. तो वो जैसे जैसे कन्वर्सेशन प्रोग्रेस होती है तो वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द क्लाइंट. देन वी रियलाइज कि उसको किस अकॉर्डिंगली किस लोकेशन पे या उसकी जो फिटमेंट है कहाँ पे रिक्वायरमेंट उसकी पूरी होती है, फुलफिल हो है उसकी रिक्वायरमेंट. वो तो उसके पॉइंट से हो गया. लैंडलॉर्ड के पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ें आप देखते हैं? जैसे स्कैन करते हैं ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए. वही एक तो प्रोफाइल होगी. प्रोफाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोफाइल में क्या देखते हो आप? प्रोफाइल में कि द क्लाइंट की जो उसकी कंपनी है, उसकी जो उसका जो पोर्टफोलियो है वो कितना बड़ा पोर्टफोलियो है, वेदर इट्स अ स्टार्टअप, इट्स ऑलरेडी अ एस्टेब्लिश्ड कंपनी, वेदर इट्स एन एमएनसी और इट्स एन इंडियन एंटिटी. तो जो जिस लोकेशन पे ऑलरेडी वो बैठे हुए थे, जिस बिल्डिंग में बैठे हुए थे, वहाँ से वो क्यों निकलना चाह रहे हैं वहाँ पे बाहर. वहाँ ड्यूज पूरे दे रहे हैं नहीं दे रहे टाइम पे, तो वो आप बैकवर्ड चेक करते हो? वो बैकवर्ड चेक करना बड़ा जरूरी है. अच्छा, आप करते हो? क्योंकि लॉन्ग टर्म कैसे करते हो ये? कैसे करते हो? वो बेसिकली आपके आपकी वेबसाइट्स टीम पे, होती है? आपकी वेबसाइट्स ऑफ आप फाइनेंस कंपनी में आपके जो है फाइनेंस टीम है, तो आप उनको उनकी कंपनी का नाम निकाल के दे वो सारे दे डिग आउट ऑल देयर बैकग्राउंड्स की, उनकी फाइनेंशियल्स पिछले 3-4 साल की कैसी थी, उनके फाइनेंशियल्स आर दे फाइनेंशियली स्ट्रांग और नॉट. नहीं, उनके पिछले लैंडलॉर्ड से चेक नहीं करते? वो है कि हमारा खुद का इंटरनल इंटेल होता है, प्रोसेस होता है, जो बीइंग मी और वन ऑफ माय फ्रेंड इज वर्किंग विद अदर कंपनी. सो एक इनफॉर्मल डिस्कशन से आइडिया लग जाता है कि वाई ही इज लुकिंग टू मूव आउट फ्रॉम दिस लोकेशन. और वो आप चेक करते हो? वो एक आइडिया लेना बड़ा जरूरी होता है. हाँ, क्योंकि काफ़ी केसेस में ऐसा हुआ भी है विपिन की क्लाइंट ने आपसे जगह ली है एंड दे आर फुलफिलिंग ऑल योर रिक्वायरमेंट्स, सारे चेकलिस्ट पूरी हो रही है, सारी चेकलिस्ट पूरी हो रही है, एंड गॉड फॉरबिड 6 महीने के बाद वो बोलता है कि आई नीड टू रैप अप माय बिजनेस. आई नीड टू रैप. सो आप क्या कहता है कि आप
ऑलरेडी उस पर स्पेंड कर चुके होते हो, आप ब्रोकरेज दे चुके होते हो ब्रोकर को बीच में। तो आप इसमें इस ऐसे वाले ये जो जैसे हुआ अगर आपके साथ, इसमें आपने बैक चेक किया था, मतलब रेफरेंस चेक किया था? बैक चेक्स करे थे, बट उस टाइम पे कि कोई स्टार्टअप कंपनी है एंड दैट इज बीन बैक्ड अप बाय गुड इन्वेस्टर्स एंड द लास्ट मोमेंट हिज इन्वेस्टर बैक्ड आउट। सो कुछ सिनेरियोज ऐसे भी आ जाते तो हैं। इस केस में तो बहुत लॉस होता होगा। इम्पैक्ट तो आता है बिकॉज यू नीड टू अगेन स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। हाँ, और आप फिर आप ऑलरेडी दोबारा उस प्रॉपर्टी को मार्केट करोगे, फिर आप अगेन उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ब्रोकरेज भी दोगे इफ देयर इज अ ब्रोकर इन्वॉल्व। सो हमारे लिए एक डबल एक्सरसाइज हो जाती है। डबल एक्सरसाइज हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, आपने आरओआई की बात की, एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ, अगर एक कोई इन्वेस्टर आज की डेट में समझ लो गुड़गांव में इन्वेस्ट करे, कोई भी साइज़, 1000, 2000, 5000, वो क्या उस कितनी आरओआई होनी चाहिए जो ओके है? So that depends again. I'm saying the developer of the building. Developer of the who is the building. developer of that particular asset where you gonna invest? The location of the building. And आप अगर fitted out rented property में अगर आप invest कर रहे हो तो who is the client there? टेनेंट जो है, टेनेंट जो है कितना स्ट्रॉन्ग टेनेंट है, कितने साल से बैठा हुआ है, उसकी लॉक-इन्स जो हैं वो अभी एक्सपायर हो चुके हैं या स्टिल ही इज़ अंडर लॉक-इन। सो these are the very important factors, parameters which he needs to evaluate before investing anywhere. और कई बार ऐसे नहीं होता कि जो मैंने नोटिस किया है कि एक इन्वेस्टर ये सोचता है कि यार अगर 8-9% आ रही है इज़ बेटर देन 6-7%, और वो ये सारी चीज़ें भूल जाता है। वो एक बहुत बड़ा रिस्क है। वो रिस्क है। वो रिस्क है क्योंकि आपको वहाँ पर ROI तो आपको मिल जाएगी, बट वो अगर वो 6 महीने के बाद अगर क्लाइंट चला गया आपका, so again you waiting for the new client to come in for that particular area. तो ऐसा क्यों होता है जब हाई आरओआई मिल रही है तो उसमें रिस्क क्यों होता है? मतलब व्हाई इज दिस? क्या वो दिखाई जा रही है हर हाई आरओआई या क्या है? पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो दिखाई जा रही है, वो बेचने के लिए ही ऐसी क्योंकि अगर आप बैंक्स में देखोगे ना, स्पेसिफिकली बैंक्स की अगर आप कोई रेंटेड प्रॉपर्टी लेते हो ना, वो तो 4% में मिलती है। 5% के आसपास पे आपको बैंक की प्रॉपर्टी मिलती है। 4 आप से कभी भी 5 आप देखोगे कि वो 6% या 7% भी आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। तो वो दैट्स द रीजन, क्योंकि आपको पता है कि बैंक से एक बार स्पेसेस ले लेते हैं तो वो बहुत कभी ही जाते रेयरेस्ट नहीं ऑफ द रेयरेस्ट होता है कि दे कीप ऑन, बिकॉज उनके आरबीआई के लाइसेंसेस आते हैं उस लोकेशन के ऊपर। दे हैव टू उनको बहुत सारी अपने अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं आरबीआई से, तो वो इतनी जल्दी उनकी मूवमेंट्स नहीं होती मूवमेंट हैं। नहीं होती है। तो इसलिए एक हमेशा ना एक अट्रैक्टिव प्रपोजल रहता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए कि टू इन्वेस्ट इन द बैंक रेंटेड प्रॉपर्टी। करेक्ट। अच्छा, एक बात बताओ, जब कोविड आया था तो उस समय कितना कुछ शेक हो गया था ऑफिस लीजिंग की मार्केट में? उस समय क्या लगा था आप लोगों को कि क्या होगा? मतलब आपने तो अपना करियर ही सारा लीजिंग में बनाया है। सो वो एक बहुत बड़ा एक बेसिकली यू कैन से एक एरा था बेसिकली। तो उस टाइम पे एक्चुअली किसी को भी आइडिया नहीं था कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद क्या होने वाला है। So everyone is speculating कि maybe after a year or 2 years the things will get changed. तो उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट आया था विपिन, बिकॉज हाइब्रिड मॉडल स्टार्ट हो चुका था, एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम होम करने स्टार्ट हो चुके थे, दे डोंट वांट टू कम बैक टू ऑफिस। सो लैंडलॉर्ड्स डेवलपर्स में आपकी जो परसेंटेज कॉन्फिडेंस था वो नीचे ऑब्वियसली लूज हुआ था। एंड but somehow things shaped up again, और 1-2 साल के बाद चीज़ें थोड़ी सी इम्प्रूव होनी स्टार्ट हो चुकी थी। एंड कंपनीज के उस टाइम पे भी जो डिसीजंस थे, जो उन्होंने अपने प्लान्स करने थे एक्सपेंशंस के या रिलोकेशंस के, तो उस टाइम पे उन्होंने होल्ड कर रहे थे सम टाइम। उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर देन अगेन दे स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर द स्पेस। अब आप एक चीज़ बताओ, आज की डेट में मतलब 23 में 2023 में भी और 24 में भी, फ्रॉम माई इंफॉर्मेशन दैट आई हैव गैदर्ड, क्योंकि मैं ये भी बिजनेस करता हूँ, कमर्शियल लीजिंग इस समय ऑल टाइम हाई पे। करेक्ट। एंड इट इज़ बूमिंग, एंड नॉट ओनली गुड़गांव, बैंगलोर, पुणे, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पूरा बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे इज ऑल टाइम हाई, सब ऑल टाइम हाई पे। इवन टाउन्स लाइक चंडीगढ़, लखनऊ, वहाँ पे भी जगहें इतनी आसानी से अवेलेबल है नहीं, ऑल टाइम हाई पे लीजिंग जा रही है। तो अब इसमें क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि जो वर्क फ्रॉम होम था, जो लोगों ने ये कह दिया था कि वर्क फ्रॉम होम ही फ्यूचर है, ऑफिस खुलेंगे ही नहीं। मैं भी एक पॉडकास्ट में गया था, मेरे से भी ये सवाल हुए थे। तो वो कहाँ गया? मतलब क्या वो वर्क फ्रॉम होम फेलियर हो गया, या ऐसा क्या हो गया दैट
कमर्शियल लीजिंग वर्क वापस फ्रॉम super- होम फेलियर नहीं हुआ विपिन। अगर पिछले एक साल की अगर बात करते हैं तो नाउ द कंपनी स्टार्ट रियलाइजिंग यू नो कि इट्स वेरी नेसेसरी टू आस्क द एम्प्लॉयज टू कम बैक टू ऑफिस। दे स्टार्टेड विद द रोस्टर्स कि एटलीस्ट 2 days और 3 days अ वीक यू नीड टू वर्क फ्रॉम ऑफिस, बिकॉज जो एक ऑफिस कल्चर में आपका जो आपस में एम्प्लॉयज़ इंटरेक्शन होती है तो वो सब चीज़ें वर्क फ्रॉम होम में कभी possible ही नहीं नहीं है। हो पाती हैं। देर आर मैनी केसेस जिसमें कि क्लाइंट्स एम्प्लॉयज़ ने वर्क फ्रॉम होम ही ज्वाइन किया और एक साल के बाद वर्क फ्रॉम होम ही छोड़ दिया एंड आपस में लोग दूसरे को कभी पहचानते मिले ही भी नहीं। मिले ही नहीं थे। अच्छा सो ये सब चीज़ें देखते हुए कंपनी डिसाइडेड टू स्टार्ट वर्क फ्रॉम ऑफिस एंड अगर आज के डेट में हम देखते हैं तो काफ़ी कंपनीज का पिछले एक साल में भी जो 10% या 20% पे थी वो अब एटलीस्ट 30% 40% पे आ गई है। आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक कंपनीज, आई टी Tech companies कंपनीज, जो द है। जाइंट्स जो हैं। सो नाउ दे अगेन दे आर आस्किंग फॉर द एम्प्लॉयज टू कम बैक टू कम बैक ऑफिस। टू ऑफिस। सो उस टाइम पे जो हायरिंग हुई थी ड्यूरिंग कोविड पीरियड के अंदर, सो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। सो इमिडिएटली पोस्ट पैंडमिक तो उतनी रिक्वायरमेंट एकदम से क्लाइंट्स की उनको फील नहीं हुई थी। तो आफ्टर सम टाइम देन आस्क देम व्हेन दे आर आस्किंग द एम्प्लॉयज टू कम बैक टू ऑफिस, देन रियलाइज कि मेरी ऑलरेडी कैपेसिटी 200 सीट्स की थी तो मैंने ऑलरेडी 300 एम्प्लॉयज रिक्रूट कर चुके हैं, तो Recruit कर 100 चुका हूं। एम्प्लॉयज को मैं कहाँ बिठाऊंगा? कहाँ बैठाऊंगा? तो एंड प्लस स्टार्टअप कंपनीज अगर आप देखते हैं पिछले 1-2 साल में बढ़ गई हैं। बहुत बूम आया है, तो उनका स्पेस टेकअप भी एक नया आया है। प्लस आपके जो मैनेज प्लेयर्स हैं, मैनेज्ड मैनेज ऑफिस प्लेयर ऑफिस प्लेयर्स बड़े हो significantly गए। grown up from the last post pandemic specifically. I'm talking about the statistics. So आज की डेट में टोटल लीजिंग का 26% अप्रोक्सीमेटली स्पेस टेकअप मैनेज प्लेयर्स का ही मैनेज है। एंड कोवर्किंग के पास है। करेक्ट। फ्लेक्स ऑपरेटर्स का ही 26-27% शेयर आज की डेट में। इस पे मैं अभी बाद में आऊँगा। इसका मतलब ये है कि जो हम वर्क फ्रॉम होम वाली बात कर रहे हैं कि ऑफिस इंसान सिर्फ काम करने नहीं जाता है, वो एक तरह से रिफ्रेश होने भी जाता है, वो सोशलाइजिंग भी करता है, उसका एक्सपोजर भी होता I है was जो about घर to में s- पॉसिबल I नहीं was है। about to say this is कि जो पिछले 10 साल में जो गुड़गांव स्काईलाइन अगर हम बात करते हैं कि पिछले 10 साल में क्या चेंज हुआ रियल एस्टेट मार्केट में, स्पेशली कमर्शियल लीजिंग के अंदर, तो पिछले 10 साल के अंदर चेंजेस यही हुए हैं कि अब जो आपकी जो डिसीजन मेकिंग है एम्प्लॉय क्लाइंट्स की, वो अब ना मोर ऑफ द एम्प्लॉय सेंट्रिक हो गई है। एम्प्लॉय सेंट्रिक होगी। सो इफ दे आर लुकिंग टू फॉर अ न्यू लोकेशन और फॉर अ न्यू बिल्डिंग, सो वो अब एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अब सोचते हैं कि अगर जैसे आज के डेट में हमारे पास भी क्लाइंट्स आते हैं, सो दे स्पेसिफिकली आस्क व्हाट आर द एमिनिटीज व्हिच यू आर प्रोवाइडिंग। वाह, डू यू हैव अ जिम? ओके, Do you have a crash daycare? So I'm talking about my company. So being into ASF, एएसएफ। हाँ, so we have an integrated campus. उसमें सारी चीज, ये सारी So it's a फैसिलिटी। 48 acres of integrated सलून भी है, campus. सलून। No, no. So SEZ में salons actually allowed नहीं होते थे. अच्छा, सलून अलाउड नहीं, पर अब तो correct. एसईजेड हट गया, अब तो लगा हाँ, सकते so that's हैं। under लगा लेना, बहुत that's- इंपॉर्टेंट है। so that under transitions going on. So like in our campus, so we have a operational gym over there. We have a daycare center over there. एंड वो सारे टेनेंट्स जो हैं सब That is use कर common सकते for हैं। all the tenants over there. Okay. So we have in-house gym with the internal sports amenities over there. Then we have a medical room where there's a doctor who used to visit daily, Acha. on the daily basis. Then you Very have 2 nice. ambulances in the campus. You have your dedicated fire tender machines. Very You nice. have a quick rescue teams over there. We have a vehicles who keep on patrolling during night hours. Wow. Because we have a 24 hours. anchor tenants over there who keeps on operating 24/7. वेरी गुड, So वेरी गुड। these are the things which are very very crucial nowadays for the clients to take the decision. तो मतलब अब अगर एक इन्वेस्टर भी है जो एक रेंटेड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है या लैंडलॉर्ड बनना चाहता है, उसके लिए ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट्स जो है, आज की जो यंग जनरेशन है, वो कहाँ पे काम करना पसंद करेगी। Correct. तो जहाँ पे वो काम करना पसंद करेगी, सो लोकेशन इज नॉट दी ओनली थिंग यू मीन टू से। लोकेशन वही मैं कह रहा हूँ कि एसेट स्पेसिफिक हो गया कि अगर आपकी एक एक थोड़ी सी ऑफसाइड लोकेशन पे भी, इफ यू आर प्रोवाइडिंग ऑल द एमिनिटीज एंड यू हैव अ अप टू डेट बिल्डिंग विद यू, सो द क्लाइंट इज ओके टू गिव यू एक्स्ट्रा रुपीज एज वेल. वाह, तो मतलब अब इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करें वो ये सारी चीज़ें सोच के फिर इन्वेस्ट करें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. मतलब मेरे को तो एक हंसी की बात आ रही है कि मतलब एक अगर 60 साल के इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करना है, उसको अपने
30 साल के या 35 साल के बेटे से पूछना चाहिए तू कहाँ पे काम करना पसंद करेगा। एक्चुअली इट इज़ नाउ। सो वो काफ़ी क्लाइंट्स जो पुराने क्लाइंट्स से कई बार उनसे बात होती रहती है, तो वो बोलते हैं कि नहीं यार, एम्प्लॉयज़ आर वेरी यू नो एडमेंट अबाउट दिस थिंग्स और फसी अबाउट दिस थिंग्स कि नहीं यार, मेरी ऑफिस बिल्डिंग के अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए. That thoughts coming from the top level, from the business heads, कि these are the parameters which we need to fulfill. आप सोच के देखो, मतलब मैं फ्रॉम व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर एंड टुडे, मतलब मैं भी ये सारी इंटरेक्शन में ये सोच पा रहा हूँ कि आज एक ऑफिस सिर्फ ऑफिस नहीं रह गया, उसकी कितनी सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, correct. तभी वहाँ पे एक टेनेंट आता है. Absolutely. ठीक है ना, इट इज़ नॉट अ सिंपल चार दीवारी, मतलब बहुत सारे डायनेमिक्स हैं. Absolutely. मगर एक बात क्लियर हो गई कोविड के बाद भी कि ऑफिस होता है ऑफिस है, और घर होता है. आपका जो रूटीन है ना, वो आपको ऑफिस में ही आके मेंटेन ही होगा. That's my opinion. No, even my opinion is the same. That's why, over the years, what I've seen that office space as an investment for a rental income has been the most steady investment. Correct. सबसे steady investment. Steady investment है, और if you get a good building and good client where you have invested, so nothing like that. Nothing like that. एक आपकी मंथ ऑन मंथ इनकम आ ही रही है आपको. वो शॉर्ट इनकम है आपकी. वेरी गुड. एक चीज़ और बताइए, जैसे आप मैनेज्ड ऑफिस और कोवर्किंग की बात कर रहे थे कि 26% ऑफिस लीजिंग का शेयर इनका हो गया है, तो एक तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइए मैनेज्ड ऑफिस क्या होता है और कोवर्किंग क्या होता है. So co-working is your totally the flexible space provider, wherein you can also provide them the small seats per seat basis, basically. हाँ. Suppose your company will come go for any co-working operator and ask for the 10 seats. 10 seats तो उसको वो मिल जाएंगी. You will get it. हाँ. और And उसमें services you will कैसी? have everything. You will have all the services with you, your maintenance including, your electricity including, plus your Wi-Fi or Security. Everything. उसको कुछ नहीं करना, उसने आना है, अपना कंप्यूटर खोलना है, काम करना, चले जाना. That's it. फिर बात आती है मैनेज प्लेयर की. Space. So managed player is an enterprise solutions. Suppose the client comes to Enterprise you. means उसमें कुछ ऐसा होता है कि 50 सीट. It's like somehow very similar to the traditional developer model. So the only difference is कि in the managed player, you also provide the services as well. So if the client is looking for a 10,000 square feet space, so उसके accordingly आप उसको 10,000 space के हिसाब से आप उसको पूरा fit outs करके उसकी as per his specifications, as per his layout, आप उसको एक fitted out space provide कर देते हो along with the services as well. Services all the जैसे operational housekeeping, services, everything. Wi-Fi, everything. उसको कुछ नहीं करना. उसको कुछ नहीं करना. और जो ये मैनेज्ड ऑफिस प्लेयर्स हैं, इनको इसमें क्या मिलता है? परसेंटेज मिलती है. So वो परसेंटेज नहीं, उनकी बेसिकली अपने एक मार्कअप्स हैं. अच्छा, उनका मार्कअप उनके मार्कअप्स होते हैं जिससे अकॉर्डिंगली वो ऑपरेट करते हैं. और इन कोवर्किंग और मैनेज्ड ऑफिस का 26% शेयर हो चुका है ऑफिस मार्केट में. करेक्ट. ओके. एंड बड़े प्लेयर्स कौन से हैं इसमें? So बड़े players in the market, you have a SmartWorks. So they are around 8 million square feet portfolio 8 across million India. Wow. Then you have Tablespace, Tablespace. Simplyworks, Scooter. Okay. So these are the big giants in the market. I have heard some of them are coming up with their IPOs as well. They are that big. So And तो फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ज़्यादा मैनेज्ड ऑफिस और कोवर्किंग का है या ट्रेडिशनल ऑफिसेस का? ट्रेडिशनल लीज देखो विपिन, वो एवरग्रीन है. वो evergreen हमेशा है. वो वो चलेगी वो रहेगी बिकॉज जो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग जायंट्स, बिग IT कंपनीज, दे प्रेफरली गो फॉर द वार्मशेल ऑफिस स्पेसेस वेयर दे वांटेड टू डू ऑल द फिट आउट्स, ऑल द कैपेक्स एज पर देयर चॉइस, एज पर देयर ग्लोबल थीम. हिसाब से. सो वो एक डिफरेंट कैटेगरी है, तो वो रहेगी. बट ये वाला शेयर जैसे बढ़ रहा है, ये और बढ़ेगा. हाँ, ये स्पेकुलेशन है, थोड़ा सा और बढ़ सकता है अभी आने वाले टाइम के अंदर. बट जैसे आपने बड़े प्लेयर्स बोले, फ्रॉम व्हाट आई नो, पीपल लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड लिंक्डइन, देव ऑल्सो टेकन मैनेज्ड ऑफिस स्पेसेस इन गुड़गांव.
जो मैंने सुना है इन्होंने अभी लिया है. Recently, some of the giants like Google is also, taking the space with the managed player only. Managed player only. So there are a couple of cases where these giants also taken a space through managed player. Okay. Now, do you think this will affect the developers now looking at कि वो ही managed services देना शुरू कर दें? वो विपिन somehow ना वो डेवलपर्स की एक्सपर्टीज नहीं है. अच्छा, डेवलपर मगर कितनी देर लगेगी उनको एक्सपर्टीज डेवलप करने के बिकॉज लिए? वो उनका ना ब्रेड एंड बटर वो नहीं है, उनकी एक्सपर्टीज नहीं है. एज अ मैनेज्ड प्लेयर तो आप यू डील विद लॉट ऑफ Service providers. एजेंसीज, सर्विस प्रोवाइडर्स, तो यू नो इन एंड आउट अबाउट दैट पर्टिकुलर बिजनेस. हाँ. एज अ डेवलपर द ब्रेड एंड बटर इज टू लीज आउट द प्रॉपर्टी, टू गेट द रेंटल्स आउट ऑफ इट. सो वो अगर if you asking for the any developer to go into the to give the space as a managed options, तो वो थर्ड पार्टी वेंडर हायर करके ही वो प्रोवाइड कर पाएंगे. इन हाउस एक्सपर्टीज डेवलपर्स की नहीं है. तो मोस्टली डेवलपर्स विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन दैट. दे वांट टू मेक बिग मनी, नॉट स्मॉल मनी. सो ट्रेडिशनल लीज मॉडल डेवलपर्स को इसलिए सूट करता है कि यस द डेवलपर इज आल्सो लुकिंग कि या तो वार्मशेल आप ले लो, या वी आर आल्सो विलिंग टू गिव द फिटेड आउट स्पेस. फिटेड आउट स्पेस, हां. उसके बाद लीज करके बेच दें. नहीं, लाइक जस्ट द कंपनीज लाइक अस, ASF or the DLF or other companies, so they don't sell their properties as a rented property. Okay. So they are the institutional players, they only lease, they do have a lease model तो only. जैसे आप लीज करते जाते हो और अपने पास ही रखते हो, तो फिर और पैसे और कैंपस बनाने के लिए कहाँ से आते हैं? So there are a lot of parameters कि you go for the loans or you go for the fundings. So उस accordingly that depends on the developer to developer कि वो in-house अपने ही revenue में से spend कर रहे हैं या फिर लोन they're looking for the loans, और या फिर ऐसा भी होता है कि पूरा डेवलप करके कैंपस फिर एक so you must have foreign institution. heard about the LRDs. LRDs. So lease rental discounting. So basically वो जो रेंट आ रहा है उसी से लोन ले लेते हैं. जो आपने लोन लिया था पहले बिल्डिंग को बनाने के लिए, उसके बाद जो रेंटल्स आ रहे हैं वो डायरेक्टली बैंक्स को ही जा रहे हैं. अच्छा, और एक टाइम के बाद वो बंद हो जाएंगे, जब आपकी बंद हो जाए वो आपकी खत्म हो जाएगी. तो इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम. सो दैट डिपेंड्स ऑन यू डेवलपर्स बेसिकली कि कितना लॉन्ग टर्म या कितना उसको मिड टर्म या शॉर्ट टर्म रखना चाहते हैं. सो दैट डिपेंड्स ऑन द डेवलपर. टोटली डिपेंड्स ऑन डेवलपर. बट फ्यूचर क्या देखते हो आप ऑफिस स्पेस मार्केट का? ऑफिस स्पेस मार्केट का फ्यूचर इज एवरग्रीन. इंडिया में सो आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेकुलेशन इज टू क्रॉस around 70 million square feet office leasing by the end of 70 million square feet. It's a speculation, but it will कि 2024 में हो जाएगा. Correct. All India. Wow. 70 million square feet. बट ग्लोबल ट्रेंड अगर आप देखो, वेस्ट में अगर आप देखो तो वहाँ स्लो डाउन है. वहाँ पे भी स्लो डाउन है अभी थोड़ा सा, और वहाँ ऑफिसेस की हालत थोड़ी खराब है ऑफिस लीजिंग. करेक्ट. चाइना. तो यहाँ पे कैसे स्ट्रॉन्ग है? सो यहाँ पे आपके इन हाउस कंपनीज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं. दे कीप ऑन एक्सपेंडिंग विद इन द सेम पोर्टफोलियो और आउटसाइड द पोर्टफोलियो. उनका इम्पैक्ट यहाँ नहीं आएगा? उतना इम्पैक्ट इतना वहाँ पे उनका नहीं है. क्या कारण है? कुछ हद तक है, बट द कंपनीज जो आपका डायरेक्टली बिजनेस वहीं से आपका रन हो रहा है, तो वो कुछ लेवल तक कुछ इम्पैक्ट है, बट नॉट टू मच इन इंडिया मार्केट. ओके. एंड एक चीज़ और बताइए, टोटल डिफरेंट लाइन ऑफ क्वेश्चन. इफ समबडी given you have 17-18 years of experience in commercial leasing, if somebody wants to make a career inside of commercial leasing, what is it, where should they start? कहाँ से start करना चाहिए उनको? So क्या दिमाग में रख के सोचना चाहिए? क्या ये क्विक मनी मेकिंग है, क्या है ये? नहीं. As an individually, I will not say it's a money making career. So in terms of, because it's a very long term game. It's a long term. And having said that, it's not a rocket science as well. If the person wants to pursue his career into commercial leasing per se, so maybe he wants you to start with some good corporate to start with, because
एक्सपीरियंस एक आपका काफ़ी अच्छा वहाँ पे मिल जाता है आपको, एक्सपोजर बहुत स्ट्रॉन्ग मिल जाता है तो बिकॉज गुड डेवलपर का मतलब है जिसके पास ज़्यादा इन्वेंट्री है। ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं वहाँ पे, जो कि आपका पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे आपके जो क्लाइंट्स का जो टेनेंट्स जो पोर्टफोलियो है, है, हाँ। टेनेंट्स, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिल जाता है. अच्छा, Suppose like us, we have a total of around 5 million square feet portfolio with us. 5 million. But we have a clients like IBM, Ericsson. So these are the giants, Global Logic, Mercer. These are the giants the companies where we do have in our portfolio. सो इफ somebody starts with a company like you और DLF, उनको ये सबसे डील करने का Correct. एक्सपोजर मिल So जाएगा। वो gradually उनका जो कस्टमर इंटरफेस है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. तो इट्स अ लॉन्ग टर्म विजन. सो if the person is wanted to enter into this thing, तो वो ऐसा नहीं है कि उसको लगेगा कि मैं 2 साल या 5 साल काम कर लूँ तो उसके बाद आई एम ओके विद इट. नो. हाँ, So it's keep going on. स्टार्टिंग में क्या पैसे कमा सकता है कोई? If So that somebody depends starts. from company to फिर भी company. एक एवरेज व्हाट इज द स्टार्टिंग सैलरी somebody can make? Think of. कहाँ से स्टार्ट हो सकती वो है? किसी के लिए शायद 10 लाख का पैकेज भी अच्छा है, किसी के लिए वो 8 या 10 लाख का 12 लाख का पैकेज भी उसके लिए इट्स गुड. तो स्टार्टिंग 8 to 10 lakhs. दैट डिपेंड्स अगेन कि फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट ही इज कमिंग फ्रॉम, व्हाट इज अच्छा, सो ओवरऑल. तो एजुकेशन क्या देखते हैं आजकल? एटलीस्ट अ मैनेजमेंट ग्रेजुएट. मैनेजमेंट ग्रेजुएट. डजंट मैटर द स्पेशलाइजेशन, कोई मैटर नहीं करती? स्पेशलाइजेशन यस, आपको जैसे कुछ कॉलेजेस हैं जो रियल एस्टेट में ही आपको स्पेशलाइजेशन देते हैं. तो इंडिया में कौन से कॉलेजेस हैं इस समय? RICS है, MIT RICS है. सो Okay. उसमें काफ़ी आप पे जो देखोगे कि इनके वहाँ पे काफ़ी उनके स्टूडेंट्स हैं जो टॉप IPCs में हैं या टॉप डेवलपर्स में. अच्छा. दे गॉट तो MIT तो हो गया यहाँ पे, और जैसे बाकी सिटीज़ में? इतना मतलब ऑनेस्टली इतना आइडिया भी नहीं है कि और कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, बिकॉज अब इतने टाइम के बाद ना वो थोड़ा सा टच Institutes बेस इतना चला रहा गया. नहीं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं स्पेसिफिकली. समझ गया. आप एक चीज़ का और जवाब दीजिए कि कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है, अगर ऐसा भी फ्यूचर में देखा जाएगा कि कमर्शियल के साथ रेजिडेंशियल सेम बिल्डिंग में होगा? वी डू हैव. अच्छा. हमारे ASF में जो टॉकिंग अबाउट आर कैंपस, so apart from our office portfolio towers, we do have a residential condominium within the campus, because it's a huge land parcel. It's a 48 acres of land parcel. So we do have उसमें a कितना परसेंटेज? So we do have around 225 apartments over there. अच्छा. So तो यहाँ पे कौन रहता है? सो यहाँ पे मोस्टली जो एम्प्लॉयज़ वहीं पे ही जो जॉब करते हैं तो वो भी रह रहे हैं, या जो आसपास की लोकेशंस के जो आसपास लोकेशन पे जो जॉब कर रहे हैं वो भी रह रहे हैं. सो इससे आपको एक डिफरेंट एक बेनिफिट यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को Again, क्या ये वो मिल जाता है कि एमिनिटीज में आ जाता है. एमिनिटीज में आ जाता है कि आपका ना वॉक टू वर्क कंसेप्ट काफ़ी इसमें ना आप काफ़ी Possible हो जाता है. पॉसिबिलिटी और आपका काफ़ी सक्सेसफुल है. ड्यूरिंग पैंडेमिक टाइम्स काफ़ी एम्प्लॉयज़ ने यहाँ पर रेंटेड प्रॉपर्टी ले ली थी. अच्छा. सो वो था कि ठीक है आप वहीं से वहीं कैंपस के अंदर या आप वॉक करके अपने ऑफिस में चले गए, एंड यू स्पेंड वट एवर द टाइम यू वांट टू स्पेंड इन द ऑफिस, एंड यू कम बैक टू योर होम कम बैक टू योर होम. सो वो बड़ा इजी हो जाता है आपका. डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू इंक्रीज? ये चीज़ आगे आप देखते हो होने के लिए? That depends actually. So that depends on ki how big parcel you do have as a developer, and you specifically go for a commercial office development, or also you wanted to be, having the mixed use developments, like बिकॉज ऑफिस के साथ साथ आज के डेट में रिटेल एक ऐसा एक सेगमेंट है जो रिक्वायरमेंट सपोर्ट सर्विसेज हैं विच इज़ वेरी वेरी क्रूशियल विद इन द कैंपस. सो ऑल दिस पैरामीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम योर ऑफिस स्पेस. लाइक ओवरऑल जो मुझे आपकी बातों से सुनाई दे रहा है कि फ्यूचर ऑफ ऑफिस स्पेस इज ब्राइट. करेक्ट. फ्यूचर ऑफ ऑफिस स्पेस इज इट ब्राइट. इज़ ऑलवेज राइट. अच्छा पारुण, एक चीज़ बताइए कि जो अभी ये डी नोटिफाई किया है SEZ को, गवर्नमेंट ने थोड़े नॉर्म्स ईजी किए हैं, इससे डोमेस्टिक प्लेयर्स को या डोमेस्टिक कंपनीज को कितनी हेल्प मिलने वाली है? उनके पास ऑप्शंस कैसे और खुलने वाले हैं? उनके लिए क्या अच्छा होने ये वाला है? एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि पिछले काफ़ी टाइम से जब से सनसेट क्लॉज इम्प्लीमेंट हुआ था मार्च 2020 में, जिसमें कि डायरेक्ट बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिए थे, तो उसके बाद से डिमांड काफ़ी ड्रॉप हो गई थी फ्रॉम द SEZ कंपनीज. एंड प्लस जो आपका इतना वास्ट इसका जो प्रोसेस है अप्रूवल्स का,
So the company somehow stopped taking the spaces in SEZ spaces. Parks. हाँ. So recently, this government initiative to get the space denotified. Now you can go for the tower-wise denotification, plus you can go for the floor-wise denotification as well. तो इसकी वजह से आपकी जो डोमेस्टिक कंपनीज थी जो पहले एलिजिबल नहीं थी स्पेस लेने के लिए SEZs के अंदर, तो नाउ दे आर एलिजिबल टू टेक अ स्पेस नाउ बिकॉज योर प्रॉपर्टी बिकम अ नॉर्मल IT बिल्डिंग, Normal IT building. normal IT park. So the domestic companies now are eligible to take a space in that these parks as well. In these parks as well. और अगर मैं बात करता हूँ तो ये इंस्टीट्यूशनल सप्लाई जो है ना आज की डेट में अगर बात करते हैं तो ये बहुत लिमिटेड है. अच्छा. मोस्टली अगर आप देखोगे कि सर स्टार्टर सोल्ड प्रोजेक्ट्स, सब स्टार्टर सोल्ड का मतलब फॉर आवर व्यूअर्स बेनिफिट, कंपनीज डेवलपर्स ने थोड़े हजार 2,000 500 फुट करके बेचे छोटे छोटे स्पेसेस ऑलरेडी बेचे हुए हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो बड़ी कंपनीज को कई बार लेने के लिए मुश्किल कभी भी आपका स्पेस लीज आउट नहीं हो पाता बिकॉज एवरी इन्वेस्टर्स हैव देयर ऑन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द प्रॉपर्टी. So it's always been a very challenging to get all the investors on the same page. तो इंस्टीट्यूशनल सप्लाई बहुत लिमिटेड है. अगर मैं बात करता हूँ स्पेशली इस वेसिनिटी की एक्सटेंशन रोड और सोना रोड यहाँ पर जो है इट्स ऑल स्टार्टर सोल्ड मॉडल्स. सो वो तभी हो पाता है अगर लीजिंग राइट्स हो डेवलपर. लीजिंग राइट्स के बाद भी ना इन्वेस्टर्स की ना इंटरफेरेंस रहती है. आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन द पास्ट इन माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन. सो वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग एक है. तो इसकी वजह से जो आपकी अब डिनोटिफिकेशन की वजह से जो आपकी लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल सप्लाई है उसकी डिमांड काफ़ी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो चुकी है. We as experiencing lot of queries and demands start coming in, site visits start getting improved. So वो एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट गवर्नमेंट ने दे दिया और उसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम लोग इसका बेनिफिट ले सकें जल्दी से जल्दी. ओके, ग्रेट. थैंक यू सो मच पारुण. आई थिंक दिस वॉज वेरी वेरी यूजफुल फॉर आवर व्यूअर्स की कमर्शियल प्रॉपर्टी क्या है, कमर्शियल लीजिंग क्या है, क्या क्या आपको एस्पेक्ट्स देखने चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स कैसे चेंज हो रहे हैं. थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट. थैंक्स विपिन, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय थॉट्स on this. Look forward, and it was a very quite interactive session and I enjoyed a lot. Thank you very much. Thank you so much.